हेलो एवरीवन। आज आपको मेरा रेगुलर इंट्रो नहीं मिलेगा क्योंकि मैं आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ना कि भूत पिशाच ये सब कहाँ दिखते हैं। भूतों आत्माओं इनका तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में पिशाचों को देखना चाहते हैं तो आपको ये शमशान में जाने की जरूरत नहीं है। वो इंसान के भेष में ही हम सबके बीच में घूम रहे हैं। इन पिशाचों की शक्ल ठीक से देख लीजिए, ये वो पिशाच है जिन्होंने कई मासूम जिंदगियों को ना सिर्फ बर्बाद कर दिया बल्कि खत्म कर दिया, और सिर्फ अपनी कुरूप मानसिकता और हवस के चलते। जितनी देर में ये वीडियो खत्म होगा, भारत के किसी न किसी कोने में एक और रेप हो चुका होगा, और यही सच्चाई है। और इस सच्चाई के पीछे का कारण है इस तरह के पिशाच जो कि नशा, विकृत मानसिकता और नशे के आदी होते हैं। कोलकाता रेप केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया, जो कि 9 अगस्त को हुआ था, और उसके बाद आज कुछ ही दिन बीते हैं और इन दिनों के दौरान 25 से भी ज्यादा रेप के मामले भारत देश के अंदर रिपोर्ट किए जा चुके हैं, और उनमें से कई केसेस में आरजीकर हॉस्पिटल जैसी क्रूरता देखी गई। लेकिन शायद आपके पास वो सब नहीं पहुंच पाया क्योंकि उन इंसिडेंट्स के ऊपर इतने लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया या उनको मीडिया ने कवर नहीं किया। आप भी सोच रहे हो कि मैं तो हॉरर स्टोरी सुनाता हूं, मैं इस मुद्दे के ऊपर क्यों बात कर रहा हूं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये वो कलयुग के दरिंदे पिशाच हैं जो खुले घूम रहे हैं, और ये विकृत मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसी चीजें होती रहेगी। आज ही के न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि गया के अंदर एक 10 साल की बच्ची को घर से उठाकर 2 लोग ले गए और बारी बारी से उसके साथ रेप किया, और उसके मुंह से आवाज ना निकले इसलिए उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इन लोगों को आप पिशाच दरिंदे नहीं कहोगे तो फिर किनको कहोगे। ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन आप ऐसे कई केसेस न्यूज़पेपर में, मीडिया में पढ़ते हैं और फिर पढ़कर भूल जाते हैं। भारत में हर 16 मिनट में एक रेप केस होता है, और हर दिन 86 ऐसे केसेस होते हैं जिनमें माइनर्स के साथ रेप हुआ होता है। और ऐसे केसेस के 99% जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनको सजा नहीं मिल पाती है, फिर सजा मिलने में बहुत देरी होती है। आरजीकर हॉस्पिटल के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया है, अभी भी उसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें भी कई पॉइंट्स निकल कर आए हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसी दौरान हुआ एक और केस मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, जो कि है जोधपुर का केस। जैसे आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, वैसे ही जोधपुर के एक हॉस्पिटल में भी एक माइनर लड़की के साथ गैंग रेप का एक मामला सामने आया। बात है 25 जुलाई की। एक 16-17 साल की लड़की अपनी मम्मी से लड़ाई होने की वजह से नाराज होकर घर से चली जाती है। पता नहीं वो कहाँ गई थी। जब रात तक 4-5 घंटे गुजरने के बाद वापस नहीं आई तो घर वाले परेशान हुए और उन्होंने उसको ढूंढना शुरू किया। रात ज्यादा हो गई थी, उनको ढूंढने पर भी कहीं पर भी नहीं मिली। हर दोस्त, हर रिश्तेदार के यहाँ पर ढूंढ लिया, जहां जहां वो सोच सकते थे कि वो जा सकती है, हर जगह ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिली तो उसके पिता ने परेशान होकर वो पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है। लेकिन पूरी रात वो लड़की किसी को भी नहीं मिलती। पूरे शहर में लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, और उसके बाद पुलिस का फोन आता है कि एक ये हॉस्पिटल है, उसके पास में एक लड़की बैठी हुई है, वो रो रही है, और उसका डिस्क्रिप्शन उसी लुकआउट नोटिस से मिलता है जो कि पुलिस के सारे विभागों के अंदर सर्कुलर जारी किया गया था। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है, लड़की को थाने लाया जाता है, उसके घर पे भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उस लड़की से पूछताछ की जाती है। इनिशियली तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खोलती है एक ऐसा राज जो सबको हिला कर रख देता है। उसने बताया कि कल रात को 2 लोगों ने उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर गैंग रेप किया। सब हैरान हो जाते हैं और उससे अच्छे से पूछताछ करते थे। वो बताती है कि घर से निकलने के बाद वो उस हॉस्पिटल के आसपास घूम रही थी। उसे अकेला देखकर 2 आदमी, जो कि उसी हॉस्पिटल के अंदर शायद सफाई कर्मचारी थे, उसके पास में आते हैं और उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद सहानुभूति उसे दिखाते हैं, उसे समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम बेटा खाना खा लो। वो उसे कुछ खिलाते हैं और उसके बाद उसे बोलते हैं कि चलो हम तुमको घर छोड़ देते हैं, किसी सेफ जगह पर छोड़ देते हैं। वो उनके झांसे में आ जाती है और वो उसे एक सुनसान जगह लेकर जाते हैं, जो कि उस हॉस्पिटल की जो प्रिजनर सेल थी उसके आसपास की जगह थी। वहां जाके वो दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर उसे अकेला वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तब से लेकर दोपहर तक, जब तक पुलिस नहीं आ गई थी, वो लड़की वहीं हॉस्पिटल में ही थी और वहाँ कैंटीन के पास बैठी बैठी रो रही थी। जब किसी की उसके ऊपर नज़र पड़ी, नज़र तो बहुत सारे लोगों की पड़ी होगी, पर लोग बिजी इतने हैं कि किसी ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि बेचारी बैठ के वहाँ पे क्यों रो रही है। किसी सज्जन या किसी पुलिस वाले ने या किसी हॉस्पिटल कर्मी ने जब उसको देखा और उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जाकर सबको पता लगा कि एक लड़की जो मिसिंग है, उसी से मैच करते हुए डिस्क्रिप्शन वाली लड़की हॉस्पिटल में वहाँ पर बैठी हुई है, और इसे पुलिस थाने लाया गया।
इसके बाद हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास को चेक किया गया, तो जैसा उसने बताया था, वो जो दोनों दरिंदे, दोनों पिशाच थे, वो उसी हॉस्पिटल के अंदर सफाई कर्मचारी थे और उससे कंफर्म हुआ कि दोनों उसके साथ थे और ये उसको बहला फुसलाकर प्रिजनर सेल की तरफ लेकर भी जा रहे थे। तो जहां पूरा देश आंदोलन कर रहा था आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के केस को लेकर, उसी दौरान एक और हॉस्पिटल में ऐसा केस हुआ। यहाँ मैं सभी उन बच्चियों को, लड़कियों को समझाना चाहूँगा जो छोटी-छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने घर से अकेली कहीं निकल जाती है। आपके लिए चीज़ें सेफ़ नहीं हैं। आपकी नाराज़गी अपने घरवालों से हो सकती है, लेकिन आप मोमेंट्स को समझें। ये जो इंसान की शक्ल में जो पिशाच घूम रहे हैं ना, आप इनको पहचान नहीं सकते हो। कब मौका देखकर ये अपनी इस विकृत मानसिकता को आपके ऊपर हावी कर सकते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। हर इंसान को शक की नज़रों से देखें। अगर वो अनजान है, तो ये हमेशा अज़्यूम करके चलें कि वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से आपका नुकसान कर सकता है। अनजान तो बहुत दूर की बात है, कुछ जान-पहचान के लोग तक अगर इस विकृत मानसिकता से ग्रसित हैं, तो वो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ऐसे केस के बारे में, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर 100 से ज़्यादा मासूम लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया, उनके साथ दुष्कर्म किया और उनको सज़ा मिलने में 1 साल, 2 साल नहीं, पूरे 32 साल लग गए। और पता है उन्हें सज़ा क्या मिली? उम्र कैद। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1992 के अजमेर स्कैंडल के बारे में, जहाँ पर 250 से भी ज़्यादा लड़कियों के साथ 6 लोगों ने उन्हें ब्लैकमेल करके उनके साथ दुष्कर्म किया और 32 साल बाद उन्हें सज़ा मिली। वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर उम्र कैद। ये बात है 1992 के आसपास की, जब एक अजमेर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट के कांटेक्ट में आती है। वो भी बेसिकली जो यूथ पार्टी होती है उसका प्रेसिडेंट था। दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और दोनों में एक रिलेशनशिप चलता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन वो लड़का उसे अपने फार्म हाउस पे बुलाता है और वहाँ जाने के बाद इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशंस बनते हैं और उस टाइम पर ये जो लड़का होता है, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ पोजीशन के अंदर फ़ोटोज़ ले लेता है, जिसका उस लड़की को कोई पता नहीं था। इस इवेंट के कुछ दिनों बाद उस लड़की के सामने उस लड़के का चेहरा सामने आता है। वो उससे ब्लैकमेल करना शुरू करता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तस्वीरें वायरल कर दूं, मतलब किसी को दिखाना मैंने शुरू कर दिया, तस्वीर अगर बाहर चली गई, तो तुम समझ सकती हो कि तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का नाम कितना खराब होगा। वो घबरा जाती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करना। तो उसने कहा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, अगर तुम मेरा एक काम करोगे। तो बोलती है क्या? कि तुम्हें बार-बार फार्म हाउस पे आना होगा, लेकिन अकेले नहीं। हर बार जब भी तुम आओगी, तुम अपनी किसी क्लासमेट या अपनी फ्रेंड को लेकर उस फार्म हाउस पे आओगी। और यहाँ से शुरू हुआ एक बहुत बड़ा जाल, जिसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 250 से ज़्यादा लड़कियाँ आकर फंसी। इनका प्लान बहुत सिंपल था। जो भी लड़की वहाँ पर आएगी, वो उसकी अश्लील तस्वीरें लेंगे और उसके बाद उसको ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे। और हर एक लड़की के सामने वो एक ही कंडीशन रखते थे कि अगर वो बदनामी से बचना चाहती है, तो उसे अगली बार जब वो आएगी, एक और नई लड़की को अपने साथ में लेकर आना है। जैसे-जैसे नेटवर्क बढ़ता गया, उस लड़के के दोस्त भी इस कांड के अंदर इन्वॉल्व होते गए और इस तरह से सभी लोगों ने एक ही प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू किया और उन मासूम और मजबूर लड़कियों की असमत लूटना चालू रखा। धीरे-धीरे चीज़ें जब लिमिट के बाहर हो गई, वो लड़के इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपने घरवालों को बताया। लेकिन जब घरवालों को पता लगा कि ये सभी लोग एक पावरफुल पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, उन लोगों ने अपनी बेटियों को शांत रहने को कहा और आगे से उनसे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट रखने से मना कर दिया। धीरे-धीरे बातें खुलने लगी और इस कांड की जो सुर्खियाँ हैं, वो पूरे शहर में फैलने लगी। पुलिस, पॉलिटिकल पार्टी, सबको पता था कि इस क्या चल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इनमें से किसी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से कुछ लड़कियों की तस्वीरें लोगों के पास पहुंचने लगी और जब उन लड़कियों को ये पता लगा, तो उन्होंने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। लेकिन इसके बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और इस मामले को कोई तूल नहीं मिला। ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही ठंडा रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिविटी भी होती है। एक रिपोर्टर, पत्रकार मदन सिंह ने के पास जब ये तस्वीरें पहुंची, तो उन्होंने ठाना कि वो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे और उन्होंने अपने छोटे से एक पत्रिका के अंदर उन लड़कियों की फोटोज़ लगाई और पूरा इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा। जिसके बाद दूसरे एक और पत्रकार जो कि दैनिक नवज्योति में काम करते थे, उन्होंने दैनिक नवज्योति के अंदर पूरा आर्टिकल लिखा और लड़कियों के फेसेस को हटाकर उन फोटोज़ को जब पब्लिश किया, तब जाकर ये मामला उठना शुरू हुआ। अखबार में खबर छपते ही पूरे देश में हाहाकार मच गया और सारा मीडिया, सब कुछ वहाँ पर इस चीज़ को रिपोर्ट करने पहुंच गया। और इसके बाद
जिसने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उसके ऊपर हमला हुआ और उस हमले से वो बचकर, उसके ऊपर गोलियों की बौछार की गई। हमले से बचकर वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे हॉस्पिटल के अंदर उसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये जो चिंगारी उठ चुकी थी, वो आग में बदल चुकी थी और अब प्रोटेस्ट रुकने वाले नहीं थे। फिर इसके बाद जांच शुरू हुई और 18 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। ऑल्दो पीड़ित लड़कियां बहुत ज्यादा थी, लेकिन बदनामी के डर से सिर्फ 12 लड़कियां ही सामने आई। फिर जांच चली, बहुत से दांव पे चले, जो भी आरोपी थे उनको बचाने की कोशिश की गई, कभी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताकर, कभी किसी और तरीके से, और इस तरह से इस केस के अंदर सजा होने में 32 साल लग गए। 32 साल के बाद 5 लाख जुर्माना और उम्र कैद। और उसके बाद आता है हमारा आरजी कर केस, जिसके अंदर जो भी कुछ हो आप लोगों के सब केस सामने हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर आपको ये लगता होगा कि क्या ये लोग इंसान भी हैं? किस हद तक लोग जा सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि गया में जो केस हुआ या फिर आरजी कर में जो केस हुआ, इनकी मानसिकता बहुत विकृत होती है और इनमें सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है नशा। मैक्सिमम केसेस आप देखोगे तो नशे की हालत में ही लोग इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं और उनको मौत के घाट उतारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, क्योंकि जब वो होश में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उन्होंने क्या कर दिया है। और अब अगर ये बात आगे चली गई तो उस डर से शायद घबरा कर वो अगला स्टेप लेते हैं और विक्टिम को मारने से भी नहीं चूकते हैं। यहाँ पर आरजी कर का जो विक्टिम है, सॉरी विक्टिम बोल रहा हूँ मैं, जो आरोपी है संजय रॉय, जब उसका पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें निकल कर बाहर आई। अभी भी इसकी जांच चल रही है। आज ही कुछ नई चीज़ें इसके अंदर आई है, जिसमें बताया गया है कि ये जो भी कोई ज्यादती हुई वो सेमिनार हॉल में नहीं हुई, उसके पास में रूम्स बने हुए थे, आई थिंक वो ऑपरेशन थिएटर जैसे कुछ रूम्स थे, वहाँ पर शायद ये ज्यादती हुई है। और बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होना भी बाकी है। लेकिन अगर हम इस पिशाच के बारे में बात करें कि इसने क्या किया, तो जैसा इसने सीबीआई के टेस्ट के अंदर बताया कि उस रात वो अपने दोस्त सौरभ के साथ पहले आरजी कर हॉस्पिटल गया था, क्योंकि उसका भाई, सौरभ का भाई वहाँ पर भर्ती था। उससे मिलने के बाद ये लोग वापस वहाँ से निकले शराब पीने के लिए। इन दोनों ने शराब पी और शराब पीकर ये पहुंचे कोलकाता के एक रेड लाइट एरिया में। वहां उन दोनों की बात नहीं बनती और उसके बाद वहां से वो 15 किलोमीटर दूर एक दूसरे रेड लाइट एरिया में जाते हैं। जाते टाइम रास्ते में एक लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका कंफर्मेशन सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग से हुआ है। और सेकंड रेड लाइट एरिया पहुंचने के बाद उसका जो दोस्त होता है वो कुछ वर्कर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, जबकि संजय वहीं पर वेट करता है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा होता है। इसके बाद ये दोनों आरजीकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां से सौरभ जो है वो एक रैपिडो बाइक करके अपने घर चला जाता है और संजय वहीं हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है। वो पहले ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाता है, फिर करीबन 3:30 से 4 के बीच में वो सेमिनार हॉल में पहुंचता है। वहां पहुंचने पर जब उसको ट्रेनिंग डॉक्टर सोई हुई मिलती है तो वहां पर वो पहले उसका गला दबाता है और उसके बाद उसके साथ ज्यादती करता है। उस बॉडी की हालत करें, आप जान चुके हैं कि कहां कहां पर किस तरह से चोटों के निशान थे। ये सब करने के बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने एक दोस्त के घर जाता है, जो कि कोलकाता पुलिस से ही था, और वहां पर जाकर सो जाता है। इस तरह से हर एक केस को अगर आप देखने बैठे तो आपको इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की हैवानियत नजर आएगी। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे कारण हैं। आप भी इन कारणों के बारे में जानते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है पॉर्न डिस्ट्रीब्यूशन। लोग जब पॉर्न मूवीज या पॉर्न वीडियोस देखते हैं तो उनके दिमाग के अंदर वो घूमते रहते हैं। जो ब्रेन सिस्टम है वो डोपामिन रिलीज करता है, जिससे एक अलग सा गुड फीलिंग होती है। डोपामिन एक मतलब आपके लिए आप बोल सकते हो कि गुड फीलिंग वाला हार्मोन है। जब वो माइंड के अंदर रिलीज होता है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, आपको अच्छा लगता है। तो अननोइंगली वहाँ पे एक डोपामिन लूप चलती रहती है और ये जो विजुअल्स होते हैं इसको लोग स्टोर करते रहते हैं। जब नॉर्मल तरीके से उनको अपना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और जिस दिन उन्हें मौका मिलता है, कोई लड़की, कोई बच्ची उन्हें अकेली मिलती है, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते हैं। और इसके ऊपर अगर वो नशे में हो, तो जो नशे के आदी लोग हैं, एक फैक्टर, उसके बाद दूसरा फैक्टर अगर वो पॉर्न देखते हैं, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं और उस टाइम पर वो इंसान कुछ और नहीं सोचता है। एक बार अपनी भूख शांत करने का जो अपनी सेंसेस में आता है तो उसको समझ में आता है उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और अब उस गलती को छुपाने का एक ही तरीका है, विक्टिम को मार देना। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको इस तरह की क्रूअल्टी, इस तरह की क्रूरता दिखाई देती है। लेकिन आप कुछ भी कर लें, आप किसी की मानसिकता को नहीं बदल सकते हैं। आप, मैं, हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि स्टेरिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। एक लड़की अगर 20, 30, 50 मार्केट के अंदर जा रही है तो आप में से कई ऐसी
लड़कियां जिन्होंने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया कि लोग स्टेयर करते हैं। लोग इस तरह से स्टेयर करते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो उसको खा जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन ऐसे लोगों की मानसिकता अभी तक आज़ाद नहीं हुई है। इसको आज़ाद करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। आपका ये कुछ पलों का सुख किसी के लिए ज़िंदगी भर का दुख और किसी के परिवार के लिए ज़िंदगी भर का मातम उन्हें लाकर दे सकता है। आज ही कोलकाता के अंदर एक नया बिल पास हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि अगर किसी विक्टिम की मौत हो जाती है दुष्कर्म के बाद, तो जो आरोपी है उसे फांसी की सज़ा मिलेगी। अदरवाइज़ उसे शायद उम्र कैद ही मिलेगी या फिर कोई और सज़ा मिलेगी। आप उठाकर देख लें दूसरे देशों को, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर रेप के लिए कितने कड़े कानून बनाए गए हैं, और इसीलिए शायद वहाँ पर ऐसे बहुत कम केसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में ऐसे केसेस होते हैं, हर जगह पर होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी इनके लिए कड़े कानून हैं, वहाँ पर उनकी जो रेट है वो बहुत कम है। एक बार ये सब करने के बाद अगर आप पावरफुल हैं तो आप इससे बहुत आसानी से बच सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, बाकी आप भी अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गवर्नमेंट को यहाँ पर आगे आना पड़ेगा और कुछ ऐसे कड़े रूल्स बनाने पड़ेंगे, एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम या फिर फ्यूचर में कोई अगर ऐसा कुछ करने की सोचता भी है तो उसके दिमाग में 10 बार आए कि उसकी हालत क्या हो सकती है। अब ये सज़ा क्या हो सकती है, क्या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन एक विनती है सबसे, ऐसे पिशाचों से दूर रहें, बच के रहें। अगर आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। अनजान लोगों से, जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कम से कम इंटरेक्ट करें। और अगर आप कभी अकेले बाई चांस पड़ भी गए हैं तो चारों तरफ चौकन्ने रहें, जितना जल्दी हो सकता है उस जगह से निकलने की कोशिश करें।